नमस्कार दोस्तों। कई लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि मैं उनको बताऊं कि बांग्लादेश में असल में ये जो अनरेस्ट प्लस भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा क्रूर कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को उकसाने का काम कौन कर रहा है, वहाँ पे तख्ता पलट का कार्य किसने किया, इस पर मैं खुल करके बताऊं। तो सुनिए, ये एक बहुत सोची समझी हुई, बहुत प्लान्ड कार्रवाई है। इस कार्रवाई के संबंध 1992 में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड जब करप्ट हुआ है, जॉर्ज सोरोस जो उसका मुख्य कल्प्रिट रहा है, उससे जुड़ते हैं। आपने सुना होगा पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि ये जॉर्ज सोरोस से संबंधित है, मतलब एक कंपनी का संबंध राहुल गांधी से है। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका द्वारा प्लांटेड है। ये बिलियनियर है, करोड़ों अरबों का मालिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धूर्त है। ये इसका प्रयोग अमेरिका उन देशों के विरुद्ध करता है जहां पे इनकी दोस्ती होती है। अब देखिए, भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती है सामने, लेकिन अंदर खाते जो बाइडेन खुन्नस में है क्योंकि भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। यूक्रेन युद्ध में भारत अडिग खड़ा रहा। यूक्रेन मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका एक साइड हैं। भारत ने बोला कि देखो, हम लोग तो नॉन अलाइनमेंट जो हमारा है कि हम किसी भी गठबंधन या संगठन के साथ नहीं जाएंगे, तो हम उसी पे अडिग हैं। अमेरिका ने क्या करा, इन्होंने भारत में अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन शुरू करवाए। उस समय कनाडा का मुद्दा सामने आ गया। कनाडा में कनाडा सरकार ने बोला जी हमारे यहाँ आतंकवाद, निज्जर को मार दिया, आतंकवादियों को, जो भारत के आतंकवादी वहां थे खालिस्तानी, उनको मारा। अब जब था ये आतंकवादी, अगर मार दिया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन चलिए बहुत बड़ा हंगामा हो गया और कनाडा के साथ भारत के संबंध निचले स्तर पर हैं। यह मूवमेंट ऐसा था कि भारत की जो मोदी सरकार है इनको घबराना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये लोग तैयार बैठे थे क्योंकि इनको जॉर्ज सोरोस एंड जो बाइडेन की जोड़ी का पता था। कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, इस दौरान इन्होंने बोला कि अमेरिका ने भारत को बोला कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, हमने उन पे सैंक्शंस लगाए हैं, जबकि खुद अमेरिका रशिया से तेल ले रहा है। और भारत को क्या नसीहत दी कि आप कच्चा तेल वहां से ना खरीदेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं खरीदिए। भारत ने बोला देखिए, हम अपने देश से संबंधित कोई भी फैसला करेंगे। भारत ने रशिया से तेल मंगवाना शुरू कर दिया। अब यह देख करके जो बाइडेन और गुस्से में आए। जब जो बाइडेन ने रशिया के तरफ भारत का झुकाव देखा और भारत की निडरता को देखा, तो उनके मन में एक और डर आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए देश, यानी भारत। तो इन्होंने क्या काम शुरू किया, इन्होंने नरेटिव्स गढ़ने शुरू कर दिए। इन्होंने अलग अलग ढंग से, मणिपुर का इंसिडेंट हुआ तो उसको इन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश कर दी। भारत इससे भी नहीं झुका, तो अब आगे क्या करेंगे ये। इन्होंने सोचा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इलेक्शंस में गवर्नमेंट बदली जाए। गवर्नमेंट बदली ना जा सके तो उसको कमजोर कर दिया जाए। और उसका परिणाम क्या निकला, जो भारत के एमपी के इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तगड़ा झटका लगा। इलेक्शन हो गए और भारत ने सबसे पहली विजिट अपने प्रधानमंत्री की रशिया में रखी और आगे जो तेल आयात करने का समझौता था उसको और आगे बढ़ा लिया। इससे अमेरिका और जल गया। अमेरिका ने जो संभल का मुद्दा था इसको हवा देनी शुरू कर दी। अब अमेरिका इतना झन्नाया हुआ था कि पाकिस्तान को पहले तो हथियार बनाया जाता था,
लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, यह सिद्ध होता है संभल में जब वहां पर कारतूस मिले। एक तो पाकिस्तान से बने हुए कारतूस वहां प्राप्त हुए, दूसरे अमेरिका के बने हुए कारतूस वहां मिले। यह इतिहास में पहली बार हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। अब यह देखिए किस स्तर तक जाया जा सकता है। मणिपुर का जो मुद्दा है उसको शांत नहीं होने दिया जा रहा, उसके ऊपर विपक्ष भी बड़ा आक्रामक है और होना चाहिए क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। अब वहां पर उस मुद्दे का अगर संबंध आप देखेंगे तो यह सारा ड्रग्स यानी नशे के व्यापारियों से संबंधित है। एक धड़ा नशेड़ी है और वो नशे की स्मगलिंग करता है, वो बोलता है कि हम लोग तो ये काम करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब के या हरियाणा के कुछ एक किसान धड़ल्ले जो धड़े हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग तो गेहूं और चावल ही उगाएंगे, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं उगाएंगे। अब देखिए केंद्र सरकार जो कानून 3 कानून लेकर के आई थी उसका मेन रीजन क्या था कि भारत में उपजाऊ की क्षमता के अनुसार पंजाब चावल के लिए अच्छी जगह नहीं है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जितने पानी में पंजाब में 19 किलो चावल उगाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट मिलता है 19 किलो चावल, उतने ही पानी से पश्चिम बंगाल में 42 केजी और बिहार में 56 यानी 56 केजी चावल होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है पंजाब में वाटर लेवल बड़ा लो है और वाटर लेवल लो होने के कारण पर्यावरण को भी नुकसान है, आपके लोगों को भी पानी पीने को नहीं मिलेगा और आपके यहां तो उपजाऊपना कम होती है उपज इसकी, क्योंकि ये कृत्रिम है। आप यूरिया के जोर पर, दवाइयों के जोर पर ये उगा रहे हो। आप यहां पर पंजाब में अलग जो यहां के वातावरण के अनुसार खेती हो वो उगाओ। हंगामा हो गया। उन्होंने बोला जी नैरेटिव कैसे गढ़ा गया, आप देखिए हर दिसंबर में ये नैरेटिव आता है। तो क्या क्या गढ़ा गया नैरेटिव कि जी प्रधानमंत्री या भारत की सरकार अडानी को फायदा देना चाहती है। अडानी वाला किस्सा भी उसी दौरान ज्यादा उठाया गया। आप देखेंगे जब भारत सरकार नई नई बनी अभी 2024 में, अडानी देश बेच रहे हैं, अडानी करप्ट हैं, अमेरिका में भी उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, करप्शन के चार्जेस लग गए। ये क्यों? डराने के लिए। उधर भारत के जो किसान हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनको कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप है और वो स्पॉन्सरशिप जाती है जॉर्ज सोरोस के खाते में। जॉर्ज सोरोस ऐसे ही काम करता है। जॉर्ज सोरोस या तो पूरे देश को पैसे के जोर पर बदलेगा या फिर वहां की इकोनॉमी को खत्म करेगा। जैसे इंग्लैंड का बैंक 1992 में करप्ट बिल्कुल खत्म कर दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और उसका मेन कल्प्रिट सोरोस था। उसने पौंड खरीदे, फिर उसकी पूरी पूरी डिटेल्स अगर स्टडी करी जाएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बहुत लंबे लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कारण क्या है कि देश को अस्थिर करना है, सरकारों को गिराना है, सरकारें बदलना है। आप बड़ा ध्यान दें, पाकिस्तान का प्रयोग किया गया, पाकिस्तान का प्रयोग चाइना ने भी किया, अमेरिका ने भी किया अपने फायदे के लिए। अब हुआ क्या, जब भारत रशिया में गए प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, अब रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, ब्रिक्स में चाइना से उन्होंने बात करी। भारत ने बोला था, भारत के पीएम ऑफिस से गई हुई थी बात रशिया को कि आप चाइना के साथ हमारी बात करवाओगे, हम लोग जो आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आप लोग बॉर्डर पे जो अशांति फैला रहे हो, इससे हमारा भी बिजनेस नुकसान पहुंचता है, तुम्हारे व्यापार को भी नुकसान पहुंचता है, जबकि तुम्हारे सामने अमेरिका खड़ा है, हमारे सामने भी अमेरिका ही खड़ा है। हम लोगों की इकोनॉमी को वो भी तोड़ना चाहता है, तुम आपकी इकोनॉमी को भी तोड़ना चाहता है। इस समय चाइना की इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी अच्छी नहीं है, ये बात उनको समझ में आ गई। अब भारत ने जब, देखिए ब्रिक्स में आपने सुना भी होगा, मैंने भी वीडियो डाली थी कि 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका अगर अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को कोई खतरा हुआ तो। मतलब आप देखिए, अपने लिए
अपने देश के लिए ये लोग किसी भी देश को खत्म कर सकते हैं। उदाहरण आप सीरिया देख लो, रिसेंट का उदाहरण सीरिया है। सीरिया को खत्म करने में अमेरिका ने 1 मिनट नहीं लगाया। अल बशर को भागना पड़ा, सीरिया के ऊपर कब्जा हो गया। इजराइल के साथ मैं आपको बताऊं, भारत और सीरिया के जो रिलेशंस रहे हैं ये बहुत अच्छे रहे हैं इतिहास में। सीरिया के मुद्दे के ऊपर जब यूनाइटेड नेशंस में भी कोई मुद्दा आया है तो भारत ने सीरिया का सहयोग करा है, ना कि इजराइल का। क्यों? क्योंकि भारत आजादी के बाद से सीरिया के साथ रहा है और भारत का ये स्टैंड है, एक बार जिस देश के साथ हमने जो फैसला कर लिया, जो उनके साथ कमिटमेंट कर ली, फिर कर ली। ये पता इजराइल को भी है। जबकि इजराइल अब सीरिया के बहुत सारा हिस्सा हथियाएगा, अमेरिका ने उनकी हेल्प कर दी। अब यहां पर क्या हो गया, मणिपुर का मुद्दा भी चल रहा है हिंदुस्तान में। इधर किसान जिनको एमएसपी चाहिए, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया तुम लोग दूसरी फसल उगाओ। तुम्हारी एमएसपी के चक्कर में बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं उनको घाटा होता है, उनकी फसल नहीं बिक पाती है। पंजाब और हरियाणा के किसान जबरदस्ती, मतलब जोर लगा करके, मनमर्जी से, एक तरह से बोल दो कि गुंडई के कारण, यह भी एक माफिया के तौर पर सामने है। जबकि सरकार एक अच्छे ढंग से कोशिश कर रही है इन सब चीजों को मैनेज करने की, क्योंकि देश हमारा है, हम लोगों को सबको मैनेज करना है। एक तरफ देखो सब्जियों की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, आप खरीदने जाओ कितनी महंगाई है, दूसरी तरफ आपकी फसलों के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तीसरी तरफ वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है। तो आपको मैनेज कर लेना, वो चीजें लगाओ ना जिनकी कीमत बाजार में अच्छी मिल जाएगी। तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी एमएसपी की। लेकिन ये वो लोग हैं जो बोलते हैं भैया हमें कुछ नहीं करना, हम वही काम करेंगे और तुम हमारे से खरीदोगे, ये लिखत दे दो बस। अब ऐसी हालात में बताऊं, पंजाब में ऐसा भी अनाज होता है जो अगर आप 6 महीने रख दो तो वो मिट्टी बन जाता है। इतना जहर होता है उसमें, इतना केमिकल प्रयोग किया जाता है। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट तो बोल नहीं पाएगी। इतने बड़े गोदाम मुझे बताइए जो इकट्ठे करने होंगे, अगर भारत सरकार ने बनाने होंगे इतने बड़े 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 गोदाम, जमीन और पैसा दोनों चाहिए। लेकिन किसके लिए? क्योंकि अगले साल फिर तो फसल होनी है और ये सरप्लस होती चली जा रही है। गेहूं और चावल बड़े ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, उपजाऊ, क्योंकि हम लोग उपजा रहे हैं उनको। बाकी जो चीजें हैं, दालें हैं और चीजें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको बैलेंस कर लें, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहे। लेकिन इनको फंडिंग है जॉर्ज सोरोस टाइप लोगों की, उनकी संस्थाएं अलग अलग। क्योंकि जो बड़े बड़े देश होते हैं अमेरिका टाइप, इन्होंने ना अलग अलग, मतलब सामने से ना करके इनडायरेक्ट, जो दोस्त देश होते हैं कागजों में, उनके खिलाफ इनडायरेक्ट अटैक करते हैं। जो बाइडन दुखी तो हैं, जो बाइडन दुखी हैं क्योंकि ये भारत के उस जो इन भारत का एक स्टैंड है कि झुकेंगे नहीं, उससे बड़े खफा हैं। जो बाइडन को लगता है कि हम जो बोल दें वही होना चाहिए था, भारत ने किया नहीं। अब हालात ये हो गई है कि जो बाइडन को लगा कि अगर किसी और चीज, जो इंटरनल था, संभल वाला मुद्दा हो गया, किसानों वाला मुद्दा है, ये हर साल हो जाता है, उसके बाद मणिपुर का मुद्दा है वो चल रहा है, तो इन्हें बोले ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा करते हैं इनके बगल वाले देशों को अनरेस्ट क्रिएट कर दो, इनके सामने और ज़्यादा दुश्मनी फैला देते हैं। तो बांग्लादेश, उन्होंने बांग्लादेश को कब्जा करने की कोशिश करी, तख्ता पलट करके। क्यों किया? क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अमेरिका को फूटे आंख नहीं सुहाती थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ लोगों का प्रयोग किया प्लस पैसा, और उसका फायदा क्या लेने लग गए कि कट्टरपंथियों को खड़े कर देंगे, वो हिंदुओं के विरुद्ध बोलेंगे। हिंदुओं के विरुद्ध अगर वहां पर हिंसा होगी तो भारत की सरकार डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट नहीं कर सकती है। उसका दुष्परिणाम क्या होगा कि जो भारत के हिंदू हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे कि आपने हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अनरेस्ट क्रिएशन का मतलब ही होता है कि सरकारें गिराना, देशों को तोड़ना। बांग्लादेश के मुद्दे पर ये शुरू में थोड़े से सफल हुए, लेकिन अब बांग्लादेश बैकफुट पे है, व्यापार चौपट हो गया, बिजली के लिए भारत पर निर्भर है वो खत्म हो रहा है। उनका जो वस्त्र व्यापार था जिसने इनको अर्श से फर्श से अर्श तक लेकर के गए हैं, जो ऊंचाइयों पे पहुंचाया, वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। अब बांग्लादेश को यह समझ में नहीं आ रहा क्यों करें और क्या करें, क्योंकि जो बांग्लादेश के इन्होंने प्रधानमंत्री बनवाए वर्तमान में, वो सोरोस की कंपनी से संबंधित हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। तो
अमेरिका खिसियानी बिल्ली की तरह काम कर रहा है। अमेरिका ने बड़ी कोशिश करी है और जो बाइडन का भी 1-1.5 महीना रह गया और भारत के लिए ये बड़ा कठिन समय होगा। जो बाइडन अपनी पूरी खुन्नस निकालने की पूरी कोशिश करेंगे इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली सामने नहीं आएंगे। और भारत को जिस हिसाब से भारत की सरकार इन परिस्थितियों का सामना कर रही है, मुझे विश्वास है कि भारत बिल्कुल अच्छे ढंग से और सफलतापूर्वक ये 1.5 महीना अनरेस्ट वाला निकालेगा। क्योंकि इस 1.5 महीने में जो बाइडन एंड कंपनी अपना पूरा जोर लगाएंगे कि किसी ना किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। अब भारत डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी संभालने तक अपने आप को अगर पूरी कोशिश और जिम्मेदारी से संभाल पाएगा तो अगले 4 साल भारत के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी आदमी तो हैं, लेकिन भारत के साथ पर्सनली उनके अलग संबंध है। वो अमेरिका के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका अकेले रहेगा, उनको भी अलाई चाहिए और स्ट्रॉन्ग वाले चाहिए। तो भारत के लिए उनका नज़रिया जो बाइडन से बिल्कुल अलग है, प्रैक्टिकल है। अब देखना होगा कि हम लोग भारत कम से कम ये 1.5 महीना किस तरह से निकाल पाता है। आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए चैनल, सो दैट कि हमारा जो चैनल है ये ग्रो करे जल्दी, सो दैट कि ये जो चैनल है इसकी रीच ज़्यादा बढ़ जाए। लाइक तो करिए ना वीडियो, और कमेंट अगर कर पाएँ तो कमेंट भी ज़रूर करिए, अपने सुझाव देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।